हेलो बच्चों। मेरा नाम है शुभम नंदवाना और मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल डी कोड नीट पर। बच्चों, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है। इस वीडियो में क्या होगा बेटा? इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंप्लीट रिवीजन। जी हाँ, अगले आधे घंटे से भी कम समय में, या हम कहें सिर्फ 25 मिनट्स में, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूला, सारे मेन पॉइंट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स क्विकली समराइज करवा दिए जाएंगे, क्विकली रिवाइज करवा दिए जाएंगे थ्रू अ वेरी गुड एनिमेशंस। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो हो जाता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन ज्यादा डिटेल में नहीं की गई हैं, क्योंकि विद इन 25 मिनट्स सारी चीजों को टच किया गया है। तो दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप जल्दी से अपना पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे रिवाइज कर सकते हैं। आपको नोट्स या किसी और सोर्स को देखने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखें लास्ट तक और आपको पूरा एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा। तो आपने अगर पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं और आप जल्दी से उन सबको ब्रश अप करना चाहते हैं, और या फिर देखना चाहते हैं कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। चार्ज मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल भी चार्ज प्रॉपर्टी शो करते हैं। चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस के बीच में रिपल्शन फोर्स काम करता है, और अगर अपोजिट टाइप के चार्जेस होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इसी तरह से अगर यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो ऐसा यूनिट कूलाम होता है। इसके अलावा भी एक और यूनिट होता है फैराडे, और 1 फैराडे डिफाइन होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैल्यू हो जाता है 96500 कूलाम के इक्वल। इसके अलावा एक और यूनिट होता है ESU, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलाम भी कहा जाता है, जिसका वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड कोई भी क्वांटिटी तब होती है जब उस क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर अमाउंट के इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में वो क्वांटिटी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। यहाँ पर Q इजिकल टू NE की फॉर्म में अवेलेबल होगा कोई भी चार्ज। यहाँ पर E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाता है। चार्ज कंजर्व्ड होता है, इसका मतलब यह है कि चार्ज को ना ही हम पैदा कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज का वैल्यू है, किसी भी प्रोसेस से पहले किसी भी प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज का वैल्यू वही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है। अब बात करते हैं कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस को किसी सर्टेन डिस्टेंस r पर रखा हुआ है तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट k यहाँ पर आ जाता है, और इससे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ। और ये k जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू हम इस तरह से दे सकते हैं 1/4πε0, जहां पर ε0 जो होता है वो आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है। इसी तरह से अगर वैक्यूम का परमिटिविटी है तो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी भी डिफाइन होता है, जो कि किसी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमिटिविटी होता है। तो यहाँ से अगर मीडियम का परमिटिविटी चाहिए तो दैट वुड बी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ मीडियम, यानी कि अगर मैंने ये पूरा का पूरा सेटअप जो है पूरे को मैंने किसी मीडियम में प्लेस कर दिया है सेटअप को, तो यहाँ पर जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k का मीडियम है, यानी इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो k है। तो यहाँ पर जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, ε0 की जगह मीडियम का परमिटिविटी आ जाएगा, और मीडियम के परमिटिविटी को हम वैक्यूम का परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी करके लिख सकते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी को डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो यहां से हमारे पास जो नया फोर्स आ जाता है वो आ जाता है इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाय
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ वो फील्ड जिसमें दूसरा चार्ज आने पर उस चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई चार्ज Q है और यहाँ पर किसी डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज Q0 रखा गया है, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। अब यहां से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक ही लाइन के अलोंग होंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बट दोनों एक ही लाइन के अलोंग होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करें तो यहां पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पर एक हम Q0 टेस्ट चार्ज रखा है, और इस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है दैट इज kq अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से यूनिट भी आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। इन्हें लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में इमेजिनरी लाइंस होती है, वर्चुअल लाइंस होती है, जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को बताती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। और अगर हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा है तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की होगी, पॉजिटिव से जनरेट हो रही है, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज रखें तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और अगर दो नेगेटिव चार्ज पास हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगी, और दो टेंजेंट बनेंगी यानी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आइडिया भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट 2 के कंपेरिजन में पॉइंट 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है, यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है पॉइंट 2 पर इन कंपैरिजन टू पॉइंट 1। और यहाँ पर ये जो आपको चार डिफरेंट डायग्राम्स दिए हुए हैं, यहाँ से हम चीजें समझ सकते हैं। पहले वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो अलग अलग है, यानी सेपरेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में वो डिफरेंट है, यानी कि वहां पर मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वाले में सेपरेशन तो इक्वल है बट कर्व लाइंस हैं, तो यानी हर पॉइंट पर टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। थर्ड वाले में ना डायरेक्शन कांस्टेंट है ना ही मैग्नीट्यूड, और फोर्थ वाले में यहाँ पर पैरेलल लाइन से स्ट्रेट लाइन से सेपरेशन भी इक्वल है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वायर है हमारे पास जिससे d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो वहां पर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो जाता है, जहां पर दो कंपोनेंट आप देख सकते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट होगा। और यहां पर अगर मैं फाइनाइट लेंथ की जगह इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लेता हूं, यानी जिसके दोनों एंड्स हमें पता नहीं है कहां पर होंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले एग्जाम्पल में जो θ1 और θ2 था, इस एग्जाम्पल में वो वैल्यू θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा d डिस्टेंस पर, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 2k लैम्डा अपॉन d। इसी तरह से एक सेमी इनफाइनाइट वायर भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसका एक टर्मिनल हमें पता है, एक एंड पता है, दूसरा एंड पता नहीं है। तो यहां पर सेम d डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो एक एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है और दूसरा एंगल 0 डिग्री हो जाता है। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू प्लेस करने पर यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलते हैं, Ex k लैम्डा बाय d और Ey ऑल्सो k लैम्डा बाय d। इसके बाद यहां पर अगर हमने दो इनफाइनाइट वायर्स लिए हैं जो कि d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एक का चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है और एक का लैम्डा 2 है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वो रिपल्सिव फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा उसका फॉर्मूला यहां पर दिया है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय d। अगर ये अपोजिट चार्ज डेंसिटीज होती हैं, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये फोर्स अट्रैक्शन होता। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है ड्यू टू चार्ज्ड हाफ रिंग, तो यहाँ पर हाफ रिंग है मेरे पास जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और r इसका रेडियस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और इसका वैल्यू 2k लैम्डा बाय r से दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं कि अगर मैंने एक आर्क लिया है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा। तो दो कंपोनेंट यहाँ होंगे और दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा k लैम्डा अपॉन r। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज रिंग के एक्सिस पर मुझे कैलकुलेट करना है, यानी कि सेंटर से x डिस्टेंस पर अलोंग दी एक्सिस कोई पॉइंट है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस फॉर्मूला से दिया जाएगा। और यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द एक्सिस, एंड नेगेटिव चार्ज है तो इट वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द एक्सिस। और इसके बाद यहाँ पर हम ये फॉर्मूला को फॉलो करें तो यहाँ अगर कंडीशन लगाएं x इज इक्वल टू 0 तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, सेंटर की, तो सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं जब लैम्डा कांस्टेंट है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें और कंडीशन हम ले सकते हैं, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा ये डिस्क हो जाता है और जो डिस्टेंस है सेंटर से, जो सेपरेशन है पॉइंट का, वो काफी कम है, तो फॉर्मूला ये होगा जो कि दिखाया गया है आपको। और अगर एक्स बहुत ज्यादा बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू आर, यानी कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो रिंग से बहुत दूर है, यानी कि रिंग को हम एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही फॉर्मूला यहां पर बन रहा है kq/x²। अब यहां पर हम इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस x के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है। यहां पर देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पर 0 है और इनफाइनाइट पर पहुंचने पर भी 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू इसका कब होगा, ये होगा ±r/√2 पर, जहां स्मॉल r रेडियस ऑफ द रिंग है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क जो है वो क्या होने वाला है, एक्सिस पर देखेंगे तो ये डिस्क है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आर रेडियस है, एक्स डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसका वैल्यू ये होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कि x अगर बहुत ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू r, तो अगेन लाइक द प्रीवियस केस हम कंसीडर कर सकते हैं दिस चार्ज डिस्क टू बी अ पॉइंट चार्ज, और उसकी वजह से पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरा केस यहाँ पर लिया जा सकता है जब r बहुत ही बड़ा है इन कंपैरिजन टू x, और हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्क ना होकर के एक इनफाइनाइट प्लेन की तरह से बिहेव करेगा, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट वुड बी σ/2ε0। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन है तो नेगेटिवली चार्ज प्लेन है तो टुवर्ड्स दैट प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नीट्यूड उसका σ/2ε0 होगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन है तो उससे अवे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज शेल की वजह से अगर देखा जाए, शेल यानी होलो स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, आर रेडियस है, क्यू चार्ज इस पर दिया हुआ है, तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इनसाइड द शेल 0 है तो सेंटर पर भी 0 होगा। अब यहां पर आउटसाइड द शेल हमें देखना है, तो इसके लिए हम इस शेल को एक पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं, और पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर kq/r² इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और यहां पर अगर सरफेस पर निकालना है तो स्मॉल r वुड बी इक्वल टू कैपिटल R, तो सरफेस पर kq/R² इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब यहां पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं। अब सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर देखा जाए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आएगा, आउटसाइड के लिए हम फिर से इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं और kq/r² यहां पर इसका वैल्यू आ जाता है। सरफेस पर देखेंगे तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और वही फॉर्मूला हम फिर से एप्लीकेबल कर देंगे। अब यहां पर इनसाइड द अगर सॉलिड स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, यानी कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर का फॉर्मूला आपके पास ये आता है। इसे हम kq/r/r³ की फॉर्म में या चार्ज डेंसिटी रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसे वेक्टर फॉर्म में भी इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहां पर अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ भी आप देख सकते हैं। अब कैविटी के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, यानी कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर था, उसमें एक कैविटी क्रिएट कर दी गई है, कैविटी का सेंटर C2 है, सॉलिड स्फीयर का C1 है, और कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट है P, किसी भी पोजीशन पर ये हो सकता है कैविटी के अंदर, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो इस तरह से दिया जाता है, जहां रो C1 C2/3ε0 वैल्यू आ जाता है। C1 C2 यहां पर सेंटर्स हैं ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड द कैविटी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें अगर कोई चार्ज हमने रखा है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस चार्ज वुड मूव। अब सपोज मुझे इस चार्ज को, इस पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आना है, और उसको लेकर आने के लिए मैं वर्क करूंगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मुझे बिना काइनेटिक एनर्जी चेंज करे लाना है, यानी कि इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं देना है, तो मुझे इस Fe के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाएगा। तो इसको मूव करवाने में जो मैंने वर्क किया है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी,
टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वो जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बी यूबी माइनस यूए, और वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डी एक्स से निकाला जाता है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और रिलेशन हम पहले ही देख चुके हैं, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी लाना है तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन एज क्यू इनटू ई, सो वी कैन यूज दैट ऑल्सो। और यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में बात करें तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब यहां से मैं एफ ई को क्यू इंटू ई से अगर रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिल जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हमने डिफाइन कर दिया। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही डिफाइन होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि अगर हम किसी एक पॉइंट पर रेफरेंस अज्यूम कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू भी मिल सकता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट किया था तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो अगर वही वर्क डन मैं पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मिलने की जगह मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहां पर पहले चार्ज भी मल्टीप्लाई था, पर यूनिट चार्ज निकाला तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रह जाता है फॉर्मूला में। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो सीधा इंटीग्रेशन करने की जगह हम माइनस ई डॉट ए बी भी कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डिफाइन करना है किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेफरेंस हमारा इनफाइनाइट पर लेते हैं। तो इनफाइनाइट से अगर हम चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट आर पर लाने में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट चार्ज, देन दैट वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो उसे इस फॉर्मूला से डिफाइन किया जा सकता है और यहां से आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिराइव कर सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहां पर हम बात करें पोटेंशियल की, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट वोल्ट है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह से ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी डिक्रीज होते चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर दैट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम देखें तो यहां पर किसी आर डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है दैट वुड बी के क्यू अपॉन आर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम देखें ड्यू टू अ चार्ज रिंग, तो यहां पर क्यू चार्ज है और आर रेडियस है रिंग का, तो रिंग के सेंटर पर देखेंगे तो के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा चाहे रिंग का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। अगर रिंग के एक्सिस पर हमें देखना है, यानी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अलोंग द एक्सिस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो उसका ये फॉर्मूला होगा। और ये भी एप्लीकेबल होगा चाहे रिंग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अब यहां पर हम ग्राफ भी देख सकते हैं रिंग के पोटेंशियल का, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। डिस्क की वजह से अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्क के एक्सिस पर बात करते हैं। यहाँ सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिस्क का, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अलोंग द एक्सिस कोई पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो ये होने वाला है। और यहाँ पर डिस्क का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और इसके अलावा अगर हम सेंटर पर बात करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर डिस्क के एज पर बात करें तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज शेल की वजह से अगर बात करें तो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आर यहाँ पर रेडियस है, तो पोटेंशियल सरफेस पर देखा जाएगा तो के क्यू अपॉन आर होगा। इनसाइड द शेल देखा जाएगा तो भी सेम ही होगा, क्योंकि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो सरफेस से अंदर मूव करवाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो सेम ही पोटेंशियल होगा। और सेंटर पर देखेंगे तो भी सेम पोटेंशियल होने वाला है। हम बात करेंगे आउटसाइड द शेल, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो एक्जैक्टली के क्यू अपॉन आर। और यहां पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू चार्ज शेल। अब यहाँ पर सॉलिड स्फीयर की वजह से हम बात कर लेते हैं, तो सॉलिड स्फीयर की वजह से आउटसाइड द स्फीयर देखेंगे तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आ जाएगा, और सरफेस पर देखेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर इनसाइड द स्फीयर हमें निकालना है तो यहाँ पर रो, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। अगर सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला ये आएगा। यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना जरूरी है इस फॉर्मूला के एप्लीकेबल होने के लिए, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू को हम डेंसिटी की फॉर्म में या चार्ज डेंसिटी को क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सेंटर पर, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आ गया एट दी सॉलिड स्फीयर।
और यहाँ पर ग्राफ भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ हम देख पाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ये वो सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, और अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा at any point of the equipotential surface that would be perpendicular to the surface। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी चार्ज को अगर ले जाया जाए तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल सभी जगह सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होता है और उसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से दिया जाता है। तो अगर हम सेल्फ एनर्जी निकालें एक होलो स्फीयर की जिसके पास चार्ज क्यू है, इनसाइड द शेल जीरो होगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है इनसाइड द होलो स्फीयर, तो वहां पर सेल्फ एनर्जी जीरो होगा। लेकिन आउटसाइड द स्फीयर कितना आएगा, और टोटल देखेंगे तो सेम ही आने वाला है। सॉलिड स्फीयर की बात करें तो वहां पर भी सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला हमें मिल जाता है, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और ये है आउटसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर ये फॉर्मूला होगा, और टोटल देखेंगे तो दैट वुड बी 3kq स्क्वायर अपॉन 5r। अब यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया, यानी किसी सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है। तो किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, दो चीजों पर डिपेंड करता है कि एक तो वो एरिया कितना बड़ा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, और उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सरफेस एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये एरिया वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से गुजरने वाला, इस पर्टिकुलर प्लेन से गुजरने वाला फ्लक्स आपको इस तरह से मिलेगा ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, जहां थीटा इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है देन वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि अगर हमने एक क्लोज सरफेस लिया है, इसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही एग्जिट कर जाती हैं, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। इसके बाद अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सरफेस एरिया है जहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया है, यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है, प्लेनर सरफेस नहीं है, तो इस केस में हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्टेड एरिया हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ हेमिस्फेरिकल सरफेस है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया एक सर्कल हो जाएगा। अब बात करें गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ यहाँ पर क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है इस तरीके से, तो इसके थ्रू गुजरने वाला फ्लक्स डिपेंड करेगा कि इसके अंदर कितना चार्ज है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद हम यहाँ पर एक 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट लगाते हैं। एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं परमिटिविटी होता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ये फ्लक्स डिपेंड करता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि गॉसियन सरफेस का शेप क्या है, साइज क्या है, और इसके अंदर जो चार्जेस रखे हैं उनका ओरिएंटेशन क्या है। सिर्फ डिपेंड करता है कि चार्ज कितना इंक्लोज्ड है बाय दैट पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता है। गॉसियन सरफेस से अगर फ्लक्स निकल रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर सरफेस में एंटर कर रहा है तो वो फ्लक्स नेगेटिव होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रख दिया जाए तो उसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करी एक सरफेस से, एक साइड से, उतनी ही दूसरे साइड से निकल जाएंगी। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल असल में क्या होता है कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के चार्जेस, हमने पॉइंट चार्जेस किसी स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिए हैं इस तरीके से, तो ये मिलकर के एक डाइपोल बनाते हैं, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंटम डिफाइन होता है p वेक्टर दैट इज इक्वल टू q इनटू d वेक्टर, जहां d इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, और ये जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का दैट वुड बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर आगे हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी डाइपोल के एक्सिस पर वो कितना होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर, तो उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं 2kp अपॉन r क्यूब, जहां p डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर रहा है और स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डाइपोल की डायरेक्शन की अलोंग ही होने वाला है। अब यहाँ पर पोटेंशियल अगर हम देखें एक्सिस पर तो उसका फॉर्मूला ये आ जाता है, और इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें एट द इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला
कुछ इस तरीके से दिया जाता है। और आप यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पर जो होता है वो एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका हाफ होता है, और एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही था, सेम डायरेक्शन में था। बट यहाँ पर उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल। और यहाँ पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट हमें करना है इक्वेटोरियल लाइन पर, तो हम देख सकते हैं कि नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू दोनों उस इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, तो वहां पोटेंशियल 0 होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी जनरल पॉइंट पर देखना है डाइपोल के, तो कैसे देखा जाएगा? डाइपोल से थीटा एंगल बनाते हुए r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है, kp अपॉन स्मॉल r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और यहीं पर अगर हमें ये एंगल अल्फा कैलकुलेट करना है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है tan इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर पोटेंशियल अगर चाहिए दैट वुड बी kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, उसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब आगे चलें और यहाँ डाइपोल अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वहां से क्या रिजल्ट निकलते हैं? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई डाइपोल रख देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से डाइपोल रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल है यानी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो उन दोनों पॉइंट चार्जेस पर फोर्स लगेंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव पर अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां देख सकते हैं डाइपोल पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, यानी नेट फोर्स जो होगा डाइपोल पर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा? 0 होगा। लेकिन टॉर्क यहां पर आ जाएगा, और टॉर्क कैसे दिया जाएगा? P क्रॉस E से, यानी कि P साइन थीटा, जहां थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल होगा। अब यहां पर आगे हम पोटेंशियल एनर्जी अगर देखें कि अगर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखनी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको इस फॉर्मूला से दिया जाता है U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, जहां P डाइपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पर हम 2 डाइपोल्स को प्लेस कर देते हैं एट r डिस्टेंस, P1 P2 डाइपोल है, तो इनके बीच जो इंटरेक्शन फोर्स होगा उसका फॉर्मूला, और यहीं इन दोनों को पैरेलल अगर रख दिया जाता है एट द सेपरेशन ऑफ r, तो ये हाफ हो जाता है। और ये अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर डाइपोल्स हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा, और सिमिलर डायरेक्शन में होंगे तो रिपल्शन होगा। अब कंडक्टर की यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर, और ये कैसे होता है इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन है इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और इसकी वजह से ये सब मोबिल होंगे और ये एंड पर जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का काफी ज्यादा अधिकता हो जाती है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से पोलराइजेशन क्रिएट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं, और इस पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है यहाँ पर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको काउंटर करता है, और अल्टीमेटली ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाते हैं, तब स्टैटिक कंडीशन अचीव होती है और पोलराइजेशन रुक जाता है, और इस केस में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर कंडक्टर को हम यहां पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में एंटर कर रही हैं परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, एग्जिट कर रही हैं परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये चीज इस डायग्राम से क्लियर होती है। अब अगर कंडक्टर को अगर मैं कोई चार्ज यहां पर देता हूं तो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर जाकर के कलेक्ट हो जाएगा। कंडक्टर की सरफेस पर जाकर के कलेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर इसको मिनिमम एनर्जी स्टेट अचीव करनी होती है, और कंडक्टर में चार्जेस मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां पर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है, तो हर पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी अलग अलग होगा, यानी जितना ज्यादा फ्लैटर सरफेस होगा उतना कम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी होगा, क्योंकि फ्लैटर सरफेस मींस ग्रेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट मींस लेसर चार्ज डेंसिटी, और जितना कर्व्ड सरफेस होगा उतना ही पास पास चार्जेस होंगे। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें नियर टू दी कंडक्टर, तो उसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो कंडक्टर के वॉल्यूम में थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आता नहीं है। जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर की सरफेस पर होगा उतना ही उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल भी होता है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रेशर की यहाँ पर बात करें तो इलेक्ट्रिक प्रेशर हमें देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंडक्टर के क्या प्रेशर होगा, क्या इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसे कहा जाता है? हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, तो कंडक्टर मटेरियल की एक शील्ड अगर बना दी जाए तो उसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये कंडक्टर सरफेस रखा है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर्स में यहाँ पर पोलराइजेशन होगा और उसकी वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। अब यहां पर हमने क्या किया हुआ है कि दो पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, और एक को चार्ज Q1 दिया है, एक को चार्ज Q2 दिया है। तो यहां से एक रिजल्ट और एक फॉर्मूला यहां से या एक ट्रिक उसे कहें वो आपको ध्यान रखनी है कि इनके जो एक्सट्रीम सरफेसेस पर हैं उस पर चार्ज कितना होगा, दैट वुड बी द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 एक्सट्रीम सरफेस पर। दूसरा रिजल्ट यहां से ये ध्यान रखना होता है, एक दूसरे को फेस करने वाली जो सरफेस है उस पर जो चार्ज होता है वो इक्वल और अपोजिट इंड्यूस होता है, यानी कि अगर यहां पर Q है तो इसके इक्वल अपोजिट माइनस Q सामने वाली सरफेस पर आ जाएगा। और यहां पर हम देख सकते हैं कि Q1 टोटल चार्ज है, चार्ज कंजर्व रहेगा, तो इस वजह से स्मॉल q का वैल्यू Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा। तो इस तरह से हम पैरेलल प्लेट्स में हर एक सरफेस पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी हमारे पास इस तरह का कंडक्टर है, उसमें कैविटी है, तो अगर इसको हमने चार्ज दिया है तो S1 जो इनर सरफेस है वहां पर कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, सारा का सारा चार्ज S2 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अनइवन सरफेस है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, और अगर एकदम स्फेरिकल सरफेस है, यूनिफॉर्म सरफेस है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा। अगर दूसरे केस में मैं ऐसा कर देता हूं कि इस कैविटी के अंदर एक पॉइंट चार्ज रख देता हूं, तो यहां पर क्या होगा, ये जो इनर सरफेस है वहां पर नेगेटिव Q इंड्यूस हो जाएगा पूरी सरफेस पर, और जो आउटर मोस्ट सरफेस है वहां पर प्लस Q इंड्यूस हो जाएगा। तो कैसा लगा बच्चों वीडियो? आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। बच्चों यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन तरीके से आगे ले जाना, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बेहतर तरीके से तैयारी करना, तो अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। इसी तर्ज पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बच्चों अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स। ये नोट्स बच्चों आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे हम लास्ट मिनट रिविजन की बात करें, या फिर हम क्विकली समराइज करना हो हमें सारी चीजों को, या फिर हमें नेविगेट करना हो बिटवीन द टॉपिक्स, तो नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये नोट्स वेल स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, पूरी तरीके से इनको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने तैयार किया है, और जो टॉप रैंक होल्डर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिव्यू भी किया है, यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस नोट्स को तैयार किया गया है बच्चों। और ये नोट्स अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक वाला, और वो सब्सक्रिप्शन आप अगर 12 मंथ से ज्यादा का 12 मंथ का लेते हैं, यानी कि 12, 18 या 24 मंथ का, तो ये होम डिलीवर आपको कर दिए जाते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। आपको यहाँ पर प्रिंट करवाने की अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको भी ये नोट्स एक्सेसिबल होंगे, बट उन्हें ऐप के थ्रू ये एक्सेस करना होगा, उन्हें हार्ड कॉपी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की बच्चों, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। यूट्यूब से हट करके आप अगर बहुत प्रिसाइज तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म और प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। यहाँ पर आपको मिल जाती है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जो अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, डेली क्विजेस होते हैं, टेस्ट होते हैं, और बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। अगर आप अनअकैडमी के ऐप पर जाएंगे तो आप उन सारे फीचर्स को देख पाएंगे। टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा बच्चों इसकी प्राइजेस की बात करें तो ये आपको पड़ता है 50,400 रुपीज का। इसमें आप नो कॉस्ट EMI भी अवेल कर सकते हैं, पर मंथ के हिसाब से भी पेमेंट कर सकते हैं। और बच्चों एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप अप्लाई कर देते हैं मेरा कोड SNB सर। तो ये कोड अप्लाई करने पर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर चल रहे होंगे उनके ऊपर। अब इससे बेहतर क्या होता है बच्चों? इससे बेहतर होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन।
इसमें क्या होता है सर, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बच्चों प्लस वाले सारे फीचर्स, सारी फैसिलिटी और सारी की सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स होते हैं? यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपको पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपकी पूरी स्टडी आपके लिए प्लान करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन प्लानिंग करने में थोड़ा सा लैग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत यूजफुल हो सकता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों, तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। सारी स्टडी, सारी प्रिपरेशन आपकी प्लान की जाएगी आपके मेंटोर के द्वारा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपको सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करना है बच्चों। तो ये बहुत यूजफुल हो जाता है। और इसमें स्टडी प्लानर के साथ साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर स्टडी मटेरियल, जो मैं बता चुका हूँ, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती है, डाउट सेशंस मिलते हैं, आप अपने लाइव डाउट पूछ सकते हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वही आपके डाउट सॉल्व कर देते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज एक और है यहाँ पर, जो कि है टेस्ट एनालिसिस। तो बच्चों आप टेस्ट देने के बाद अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन बड़ा यूजफुल हो जाता है। और इसके प्राइजेस की बात करें तो ये पड़ता है आपको 90,000 का फॉर 2 इयर्स बच्चों। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन है। इसमें भी आप नो कॉस्ट ईएमआई अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स के प्लान है, इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। और इसमें भी आप अगर मेरा नाम या कोड इस्तेमाल करते हैं एसएनबी सर, तो ये आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट दिला देता है बेटा। इसके अलावा ये सारी बातें हो गई, और अनअकैडमी के कुछ और ऑफर्स हैं कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ या 24 मंथ का, तो आपको 2 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है, फ्री मिलता है बच्चों। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑफर अभी चल रहा है। तो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए, ताकि ये ऑफर का भी आप फायदा उठा सके। और ये सारे तो पेड सब्सक्रिप्शन और पेड सब्सक्रिप्शन की बात हो गई, और इनमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बैचेस आपको मिल जाते हैं। अगर आप 22 के लिए टारगेट कर रहे हैं नीट को, या 23 के लिए, तो सेपरेट बैचेस हैं जिसमें टॉप फैकल्टीज जो फेमस हैं यूट्यूब पर और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी, वहां पर आपको सारी फैकल्टीज मिल जाएंगी, और एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टीपल बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेड सब्सक्रिप्शन के अलावा भी काफी सारे ऐसे फीचर्स और फैसिलिटी हैं जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चे इसमें आता है इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, इसे कहा जाता है नीट यूजी कॉम्बैट। हर हफ्ते हो रहा है, 11 बजे ही होगा। हर बच्चे को ये देना है, क्योंकि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिर्फ मेरा कोड लगाए एसएनबी सर और अनलॉक कर सकते हैं, और इसमें आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप और प्राइजेस जीतने का मौका है। आप 100% तक स्कॉलरशिप इसमें प्राप्त कर सकते हो बच्चों, अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन की। तो बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जल्दी जाइए, अगर रजिस्टर नहीं कराया है तो तुरंत करा लीजिए। वीकली ये टेस्ट हो रहा है, और ये कोड लगाना ना भूलिएगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज इसका नहीं होगा बच्चों। इसके अलावा यार, इससे भी बेहतरीन, इससे भी बड़ा एक और स्कॉलरशिप एग्जाम होने जा रहा है 14 और 15 अगस्त को। दिस इज अन अकेडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। तो ये आपको जरूर देना है बच्चा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप आईआईटी की जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट यूजी की कर रहे हैं, 11th में है, 12th में है, रिपीट कर रहे हैं, डजंट मैटर। हर कैटेगरी का स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकता है, और इसका शेड्यूल ऑलरेडी अन अकेडमी की ऐप और वेबसाइट पर आ चुका है। तो जल्दी जाइए, देर मत कीजिए, रजिस्टर करा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन यू कैन अप्लाई द कोड एसएनबी सर एंड रजिस्टर फॉर द एग्जाम। तो इसको एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करना है। और इसमें बच्चों स्कॉलरशिप, 11 करोड़ की स्कॉलरशिप और प्राइजेस है, यानी कि जो टॉप यहाँ पर बच्चे टॉप करेंगे या अच्छे स्कोर लाएंगे, उनको बहुत सारे प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। और यहाँ पर जो टॉप 2 स्कोरर्स होंगे इस टेस्ट के, उनका फर्स्ट ईयर का कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा अप टू 5 लाख रुपीज। तो ये बहुत जबरदस्त चीज हो जाती है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्राइजेस यहाँ पर है। मैकबुक है, आप आईफोन जीत सकते हैं, आईपैड जीत सकते हैं, और भी कई सारे प्राइजेस और वाउचर्स अवेलेबल है। तो बहुत शानदार चीज है। इस टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एनालिसिस मिल जाएगा, आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। तो यानी कि आपको एक मॉक देने का मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ प्राइजेस जीतने का मौका भी है ही सही। और यहाँ पर आप देखेंगे यार, डेली यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, उसमें एक लकी विनर चुना जाता है जिसे आईपैड प्राइज में मिलता है। तो हो सकता है कि अगले लकी विनर आप हो, तो आपने ये टेस्ट जरूर देना है बच्चों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रोडिजीज जो हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, तो आप देखेंगे उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उतना ही अच्छा किया जितना उन्होंने प्रोडिजी एग्जाम में किया। लगभग लगभग उसी तरह की रैंक्स, शानदार रैंक्स वो लेकर के आए। तो इससे ये भी आइडिया लग जाता है कि जो प्रोडिजी का टेस्ट का जो लेवल होगा, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल को मीट अप करता है, मैच अप करता है। तो एक बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट देने का मौका आपको मिल रहा है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे जरूर देखें बच्चों। और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई इश्यू नहीं है, यू मस्ट
अटेम्प्ट दिस एग्जाम बच्चों, बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए। और इसके अलावा अनअकैडमी हमेशा कुछ बेहतरी के लिए जाता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट वो लाता रहता है। तो यहाँ पर इसी इंप्रूवमेंट की तर्ज पर एक और शानदार चीज अनअकैडमी लाया है। क्या है बच्चों? दिस इज कॉल्ड पंक्स बाउंड्री। इसमें क्या होता है बच्चों, जिस तरह से आप अनअकैडमी का कंटेंट देख रहे हैं, जैसे अभी ये यूट्यूब वीडियो आप देख रहे होंगे बच्चों, तो इसी तरीके से अगर किसी भी कंटेंट में आपको लगता है कि इफ देयर इज समथिंग इनअप्रोप्रिएट या फिर कुछ गलत पढ़ा दिया गया है, कोई कॉन्सेप्ट गलत बता दिया गया है और एड्रेस नहीं किया गया है, उसे करेक्ट नहीं किया गया है अगले लेक्चर में या उसी लेक्चर या वीडियो में, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दें, सारी डिटेल उसमें भर दें और सारी डिटेल भरने के बाद वो फॉर्म आपका रिव्यू किया जाएगा। और अगर आपने जो चीज एड्रेस की है वो बिल्कुल सही पाई जाती है तो आप यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं। तो इससे क्या होने वाला है सर? इससे ये होगा बच्चों कि आपको एक्टिव लर्निंग का रिवॉर्ड मिल रहा है, साथ ही साथ अनअकैडमी की जो क्वांटिटी है उसके साथ में क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, है ना। क्वांटिटी तो अनअकैडमी की यूट्यूब पर या बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन इसके थ्रू क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी अब और बेहतर इंप्रूवमेंट आएगा। ऑलरेडी बहुत शानदार क्वालिटी है, और ज्यादा कंटेंट क्वालिटी वाला आपको मिलेगा और आपको उस कंटेंट को रिव्यू करने का मौका भी दिया जा रहा है। तो बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से ये सारी चीज हो रही है बच्चों, तो ये बड़ा यूजफुल है। तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।